मोहब्बत की गुमराह कुन ताबीरें। तसनीफ़ हैदर। मोहब्बत एक नहायत ही घिसा पिटा सा लफ्ज़ है। इसका इस्तेमाल हमारी आम जिंदगियों में राशन पानी के मसाइल से ज़्यादा होता है। इस लफ्ज़ की बहुत सी तशरीहात और ताबीरात भी हमारे जहनी दफ्तरों में बिल्कुल अलग पाई जाती हैं। समाजी और सियासी सतह पर इस लफ्ज़ के मानी हैं अपने मुल्क, अपनी ज़बान, अपनी तर्ज ज़िंदगी और दूसरी तमाम बातों से ऐसी मोहब्बत करना जो दूसरी तहजीबों, मुल्कों और ज़बानों के ताल्लुक़ से नफ़रत, बेज़ारी या उनकी कममायगी का एहसास भी साथ ही साथ पैदा करे। अगर ऐसा नहीं है और आपको अपनी इस मोहब्बत पर फ़ख्र नहीं है, तो आप सोसाइटी में एक अधूरे और बेवकूफ़ किस्म के शख्स हैं, जो आम लोगों की राय में जिस थाली में खाते हों, उसी में छेद करने के मुजरिम भी हो सकते हैं। गोया किसी और मुल्क की खूबसूरती की तारीफ़ करना, वहाँ के लोगों और वहाँ के कारोबारी तरीक़ों, वहाँ की ज़बानों और रहन सहन के मुताल्लिक़ गलत फ़हमियों को दूर करना एक ऐसा नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है जो आपको अपने पड़ोसियों तक से दूर कर सकता है। समाजी किस्म के मामलात में यह चोट ज़रा और गहरी हो जाती है और आप उन रस्मों, रिवाजों, खुदाओं और मनसबों की इज़्ज़त करने पर मजबूर होते हैं जो इस अजीम लफ्ज़ मोहब्बत के सबूत के तौर पर हमारी सोसाइटी में पेश किए जाते हैं। ये एक बहुत ही अजीब व गरीब बात है कि नाम तो है मोहब्बत का, लेकिन इजाज़त है सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत करने की। मोहब्बत की दूर तक न कोई रोशनी नज़र आनी चाहिए। बाज़ मामलात में सियासी और समाजी किस्म के उसूलों के तहत खिंचे हुए मोहब्बत के दायरे से एक कदम बाहर रखते ही आप मशकूक हो जाते हैं। अब ये मशकूक होना क्या है? ये शक है कि आप उन तमाम लोगों के जहन में बरसों के बाद तैयार की गई मोहब्बत की ऐसी इमारत की कलई खोल सकते हैं। तो साबित हुआ कि हमारे समाजों में किसी नए मानी के साथ की जाने वाली मोहब्बत को या तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, या अगर करना ही पड़ जाए तो उसे अच्छा नहीं तस्लीम किया जाता। यानी कि यह एक ऐसी बुराई है कि आप उसे करके एक इज्जतदार शख्स नहीं रह सकते। लेकिन इस सियासी और समाजी किस्म की मोहब्बत का एक और मसला है। यह सिर्फ इंसान को लड़ना, चीखना, चिल्लाना और गालियां बकना सिखाती है। हाथ पांव हिलाने का काम इसके बस का नहीं। ये जिम्मेदारियों के नाम पर दूसरों को कोसने दे सकती है, उनको तरह तरह के तानों और तिश्नों से नवाज सकती है, मगर यह मुतवातिर अपने समाजों की खामियों, बुराइयों और कमियों को नज़रअंदाज करने और बर्दाश्त करते रहने को ही अक्लमंदी समझती है। इसके नज़दीक रस्मों, रिवाजों, मुल्क और समाजों की तयशुदा खोखली अकदार और बुरे उसूलों को तोड़ने के मुताल्लिक बात करने का मतलब है दुनिया के सामने ये तस्लीम करना कि हमारे आबाओ अजदाद, हमारे सियासी रहनुमा, हमारे कदीम तरीन तहजीबी तमाशे, हत्ता के घर की बड़ी बूढ़ियाँ भी बेवकूफ़ थीं। इसी तरह ये लफ्ज़ मोहब्बत मजहबी पैराए में भी बहुत आम है। खुदा से मोहब्बत, उसके पैगंबरों और भेजे गए अवतारों से मोहब्बत। लेकिन यह मोहब्बत मशरूत है। इसका तौक गले में डालने से पहले आपको दिलो जान से यह कबूल करना होगा कि आप जिन खुदा के ज़मीन पर उतारे गए लोगों की बातों पर ईमान ला रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हुए आपको समझने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। जहां आपने उसे समझना शुरू किया, खेल खराब हो जाएगा और आप मोहब्बत के इस अजीम तरीन मनसब से खुद ब खुद ज़मीन पर पटक दिए जाएंगे। इसमें किसी जवाज़, किसी सवाल या किसी मंतक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होगी। यह एक ऐसा मुआहदा है जिसकी रूह से आप उन बातों को मानने पर मजबूर होंगे जिनको बार बार आपका दिमाग तस्लीम करने से इनकार करता होगा। अगर आप किसी बहस या किसी तन्हाई में ऐसे सवालों के दरमियान घिर गए हैं जहां आपका अकीदा या खुदा के मुकर्रब बंदों की बनाई हुई बातें गलत साबित हों, तब वहां मोहब्बत का यह तावीज़ आपके बहुत काम आएगा। इसे चूमिए और इसके साथ साथ सवाल के भारी पत्थर को भी चूम कर छोड़ दीजिए। वजह यह है कि आप मोहब्बत करते हैं खुदा से, खुदा जो आपको पसंद करता है, इसलिए उसने आपको एक ऐसी कौम में पैदा किया जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करता था। आपको पहले ही जन्नत की कुंजी थमा दी गई है और खुदा की मोहब्बत के इस अजीम तरीन तोहफे के मिलने के बावजूद अगर आप नाशुक्री या बगावत का ऐलान करते हैं, तो जाहिर है कि आपको उसका गुस्सा भी झेलना पड़ेगा, जिसकी तफसील में जाते ही आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं और आप डर कर वहां से भाग खड़े होते हैं। यानी इस मोहब्बत में मोहब्बत से ज़्यादा डर का उन्सुर हावी है। यह मोहब्बत एक ओढ़ी हुई मसनूई किस्म की मोहब्बत है। जिस तरह हाथों में थालियां पकड़ने वाला गुड्डा चाबी भरने पर खुश होकर उन्हें तब तक बजाता रहता है
جب تک اس میں موجود پوری حرکت بالقوا اپنا کام مکمل نہ کر لے، اسی طرح آپ کو بھی مسکراتے ہوئے اس نظام محبت پر تالی بجاتے رہنا ہے۔ غور و خوض کرنا بھی ہے تو ایک شرط کے ساتھ کہ آپ خدا کی بتائی ہوئی، اس کے قریبی بندوں کی بتائی ہوئی انہی باتوں کو نتیجے کے طور پر پہلے سے طے کر لیں جو کہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ یعنی کہ تجربہ گاہ میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو صرف صابن بنانے کی اجازت ہے۔ اگر آپ غلطی سے اپنا دماغ استعمال کر کے صابن کی جگہ خوشبودار صفوف تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو تجربہ گاہ میں ایک لعنتی طالب علم کی حیثیت حاصل ہوگی۔ تیسری محبت فرض اور ذمہ داری کا نام ہے۔ یہ فرض اور ذمہ داری اگر 4 لوگوں کا پیٹ بھرنے تک محدود رہے تو بات الگ ہے، لیکن آپ مجبور ہیں کہ جن والدین نے آپ کو اپنی خوشی سے بستروں پر مکمل لطف حاصل کرتے ہوئے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، ان کی فرما برداری آپ پر فرض ہے۔ اس فرما برداری میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ آپ ان کی مرضی سے شادی کریں گے، ان کی مرضی سے کریئر چنیں گے، ان کے حسب منشا زندگی گزاریں گے، انہی اصولوں پر چلتے ہوئے جن پر آپ کے خاندان کو ہمیشہ سماج میں فخر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ اور اگر کہیں دھوکے سے آپ اس شان خاندان میں بٹا لگانے کے مجرم یا ملزم پائے جاتے ہیں تو ماں باپ بھائی بہن آپ کا گھر میں جینا دو بھر کر دیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ اگر آپ کا باپ ایک رئیس شخص ہے تو وہ آپ کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دے۔ آپ اس محبت کا حق ادا کرتے ہوئے ایک فرما بردار انسان بنے رہیں تاکہ آپ کے سامنے جائیداد کو کھونے، سماج میں عزت کے گم ہونے یا برادری باہر ہونے کا کوئی بھی خدشہ باقی نہ رہے۔ اس طرح کی محبت ایک محبت ہی نہیں بلکہ آپ کا فرض ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت محض آپ کی نہیں، آپ کے گھر والوں، ماں باپ، بھائی بہن، سماج، مذہب، طے کردہ تعلیمی نظام اور باقی چھٹ بھئیے اصولوں کی چھوٹی چھوٹی پراپرٹی ہے۔ اس لیے یہاں تابع داری بری بات نہیں بلکہ ایک خوبی سمجھی جاتی ہے، اور اس سانچے میں ڈھل ڈھلا کر ایک دن آپ ایسے انسان بن جاتے ہیں جو اس پورے سسٹم کو قبول کرتے ہوئے اسے جوں کا توں اپنی اولاد پر نافذ کر دیتے ہیں۔ محبت کا جو سب سے کھلا ڈھلا روپ ہے وہ ہے ایک لڑکے اور لڑکی میں ہونے والی محبت۔ اب اس محبت کے بھی کچھ ایسے ادھیائے ہیں جنہیں پڑھے بغیر آپ اس میں ایک کچے کھلاڑی تسلیم کیے جائیں گے۔ انسانی خواہش کا یہ سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے، لیکن یہیں انسان کا بیڑا بھی غرق ہوتا ہے۔ اس محبت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ میں اپنی ایک دوست کا واقعہ سنا کر بات شروع کرتا ہوں۔ ایک شادی شدہ صاحب ہیں جو کہ اسی دفتر میں کام کرتے ہیں جس میں ہماری دوست ملازم ہے۔ دونوں میں الیک سلیک ہوئی، بات آگے بڑھی اور پھر کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ لڑکیوں کی دوستی کو عام طور پر ہمارے یہاں ایک فخریہ امتیاز حاصل ہے۔ ہم اس شخص کو بہت اسمارٹ، سمجھدار اور قابل رشک سمجھتے ہیں جس کی ایک سے زیادہ لڑکیوں سے بات چیت ہو، دوستیاں ہوں، اور وہ دوستیاں عام چلتی پھرتی زندگی میں نظر بھی آئیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں جب کوئی لڑکی کسی لڑکے سے دوستی کرنا چاہتی ہے تو لڑکا پہلے سے یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ لڑکی اسے دل و جان سے چاہنے لگی ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، اور اسی وجہ سے اس نے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے۔ اسی وجہ سے لڑکیوں کا عدم تحفظ اس درجے کو پہنچا ہوا ہے جہاں وہ کسی بھی لڑکے سے دوستی یا بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچتی ہیں۔ خیر، ان صاحب نے ایک رات میری دوست سے کہا کہ وہ اس سے قربت چاہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ قربت کس معنی میں؟ انہوں نے کہا کہ جسمانی قربت نہیں، بس ایک دوست کے قریب ہونے کا احساس۔ لڑکی نے انہیں احساس دلایا کہ وہ شادی شدہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں کسی دوست کی قربت کی ضرورت نہیں ہو سکتی؟ بات جس نقطے پر ختم ہوئی وہ یہ تھی کہ لڑکا لڑکی کو ایک دفعہ بہت دیر تک گلے لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی نظر میں لڑکی کو گلے لگانا کسی بھی قسم کی جسمانی قربت نہیں تھی، رومانس نہیں تھا، بلکہ صرف دوستی کا ایک احساس تھا۔ ایسی بہت سی تعبیریں ہماری عام زندگیوں میں محبت کے حوالے سے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو مل جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے نصاب میں محبت کی وہ تصویریں کبھی دکھائی ہی نہیں جاتی جن سے ذہن یہ سمجھیں کہ اصل میں یہ جذبہ ہے کس چیز کا نام۔ جسمانی قربت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اسے محبت کا نام دینا ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی اس بات کا قائل ہوں کہ جب دو لوگ آپسی رضامندی سے سیکس کرتے ہیں، رومانس کرتے ہیں، تو اس میں توقعات کا دفتر نہیں کھلتا، جبکہ محبت ہے ہی توقعات کا دوسرا نام۔ یہ اس جذبے سے بالکل الگ چیز ہے جسے ہم بستری یا جنسی عمل کہا جاتا ہے۔ 70% سے زیادہ شادیاں ہمارے یہاں جنسی عمل کے کچے پکے راستوں سے ہو کر گزرتی رہتی ہیں، جبکہ ان میں محبت یا تو بالکل کم ہوتی ہے یا پھر ہوتی ہی نہیں۔
दो लोग एक दूसरे पर बोझ बने अपनी जिंदगियों को सिर्फ इसलिए ढोते रहते हैं क्योंकि उन्हें समाज, औलाद और दूसरे बहुत से लोगों के सामने शर्मसार होने से बचना होता है। इन बुझे हुए रिश्तों में वो रातों को पिंडलियों की रगड़ से हरारत पैदा कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं। मोहब्बत बिल्कुल उलट मसले का नाम है, जिसमें इंसान का दिमाग पूरे तौर पर शामिल होता है, क्योंकि मोहब्बत इकरार के बजाय इनकार से शुरू होती है। उन लदी फंदी जंजीरों को उतार फेंकने की हिम्मत से जो दूसरों ने हम पर कस दी हैं। मोहब्बत अपने वजूद को तस्लीम कर लेने से शुरू होती है, जहां किसी एक शख्स की अहमियत दूसरों से बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत एक वक्त में दो लोगों से नहीं हो सकती, मगर मैं इसकी भी हिमायत नहीं करूंगा कि मोहब्बत एक वक्त में 100 लोगों से हो सकती है। मोहब्बत उदासी को सह पाने का नाम है। मोहब्बत किसी को इस कदर जहन दिल पर हावी करने का नाम है कि उससे नफरत का किसी भी दौर में सवाल ही पैदा ना हो। बल्कि जब आप इस किस्म की मोहब्बत में होते हैं तो आपको तमाम दूसरी चीज़ें, दूसरे लोग, दूसरी बातें सब भले मालूम होते हैं। दुनिया में कुछ बुरा नहीं लगता, नुकसान आपका कुछ बिगाड़ता नहीं और फ़ायदा आपका कुछ बनाता नहीं। मैंने बहुत से लोगों को ये शिकायत करते देखा है कि उन्होंने फलां से मोहब्बत करके गलती की। कभी कोई लड़की ये कहती है कि अच्छा हुआ मैं उसके चुंगल से निकल आई, क्योंकि वो तो एक दिल फेंक लड़का था। कभी कोई लड़का एक छोटे से ब्रेकअप के बाद नफसियाती मरज के हमलों का शिकार होकर लड़की पर बोहतान कसने लगता है, उसका किरदार नापने लगता है। ये सब बातें मोहब्बत में मुमकिन ही नहीं। हाँ, उन फायदे और नुकसान वाले जज्बों में ज़रूर मुमकिन है जिनको हमारे दोस्त ठरकपन कह सकते हैं। एक आखिरी बात यह कि लोगों ने अपने तय करदा अखलाकी शुजरात में मोहब्बत करने वालों को बदनाम और रुस्वा समझ लिया है। बदनामी का मतलब है कोई ऐसा काम करना जिससे आपका नाम खराब हो जाए। मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है, उससे नाम खराब नहीं हो सकता। अगर कोई समाज किसी भी लड़के या लड़की को मोहब्बत करने पर बदनाम करता है तो समझ लीजिए कि उसमें खुद कहीं ना कहीं कोई बड़ा खोट है, वरना वो इस किस्म की सनकी बातें कभी ना करता। मुझे याद है मैं चौथी या पांचवी जमात में रहा हूँगा जब हमने सुना कि हमारे स्कूल की एक टीचर किसी लड़के के साथ भाग गई थी। सब उन्हें बुरा भला कह रहे थे। हम तो खैर उस वक्त कुछ समझते नहीं थे, लेकिन अब सोचते हैं कि जिस सोसाइटी से मोहब्बत करने वालों को भागना पड़ता है, उस सोसाइटी में रहने वाले कौन लोग होते हैं। दिमाग तो आपके पास भी है, सोच कर देखिए।